अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हों वो वक्त पर मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं यहाँ पे। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से होगी और मलिर एक्सप्रेस वे के जो रूट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और प्लस कितना वर्क प्रोग्रेस हो चुका है और कब तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका फेज़ 1 ओपन करने की बात हो रही है, जो हमें तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है, क्योंकि लास्ट जो डेट हमें मिली थी वो 24 नवंबर की मिली थी और अब ये मजीद एक्सटेंड होकर 1 जनवरी 2025 की डेट अभी सामने आ रही है। तो इसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इंटरचेंजेस के हवाले से भी अपडेट करूंगा आपको और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे इसका इम्पैक्ट मलिर एक्सप्रेस वे का बहरिया टाउन या डीएचए सिटी, कमांडर सिटी, एएफएस सिटी या इसके अलावा और दीगर जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये टोटल कयूमाबाद से जो ये शुरू होगा, फिर जो है वो आगे एक इंटरचेंज आएगा, फिर दूसरा इंटरचेंज आएगा, पहला इंटरचेंज जो है वो जाम सादिक के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद ईबीएम कॉजवे के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद कोरंगी शाह फैसल, फिर कायदाबाद, इसी तरीके से आगे प्रपोज्ड इंटरचेंजेस नंबर 5 एंड 6 और फिर आगे इसका एग्जिट पॉइंट आएगा। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ तक काम पहुंचा, पहला फेज कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और आगे इसके बनने के बाद बहरिया और अदर सोसाइटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये मलिर एक्सप्रेस वे इंतहाई ज़रूरी हो चुका था कराची वालों के लिए। जो ये ट्रैफिक इतना दर्द सर बना हुआ था कि शाम 5 बजे के बाद से जो ऑफिस वगैरह ऑफ होते हैं उसके बाद से जो रश होना शुरू होता है तो सारा का सारा लोड शारा फैसल के ऊपर डाइवर्ट हो जाया करता था और उसके बाद फिर जो रश, इतना शदीद रश, घंटों घंटों गाड़ियां खड़ी रहा करती थी। फिर सबसे बड़ा जो रश था वो था आपका इंडस्ट्रियल एरिया का। जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जितने भी ट्रॉलर्स वगैरह हैं जो उनका गुजर होता है वो यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं। उनका रूट बहुत लंबा था। उनका रूट कुछ इस तरीके से था कि अगर पोर्ट की तरफ जाना है तो वो नेशनल हाईवे का जो रूट है वो यूज किया करते थे, कयूमाबाद से निकल के सनसेट ब्लू वर्ल्ड का रोड लेके टावर, और फिर टावर के बाद वो फिर माड़ीपुर, गनी चौरंगी, उसके बाद साइट एरिया के बाद वो 10 नंबर के ब्रिज की तरफ जो लियाकताबाद 10 नंबर का ब्रिज है वहां से फिर लेफ्ट लेके फिर वो जाया करते थे, सुपर हाईवे को कनेक्ट करते थे और फिर वो एक लंबी उनकी जो है वो कतारें लगती थी जिससे बहुत शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम आपके सुपर हाईवे M9 के ऊपर भी होता था, जहां पर इन्होंने वहां पे वेट स्केल लगाया हुआ है और घंटों घंटों वहां पर भी जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी और M9 पूरा डिस्टर्ब हो जाया करता था। तो इस इंटरचेंज बनने की वजह से एक तो आपका डीएचए जो करीमाबाद है, करीमाबाद से जैसे डीएचए का ट्रैफिक है, अख्तर कॉलोनी है, फिर उसके अलावा और दूसरी कॉलोनीज भी लगती हैं वहां पे, फिर कोरंगी क्रॉसिंग का जो एरिया है वहां की जो पब्लिक है अगर उन्होंने कहीं पे डाइवर्ट होना है, आना है, M9 पे जाना है तो वो एक लंबी चौड़ी ट्रैवलिंग होती थी उनकी और उसके बाद फिर जाके वो M9 पे कनेक्ट करते थे। तो इस इंटरचेंज बनने की वजह से लोगों को बहुत 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 फायदा होगा और जो आपका शारा फैसल है उसको थोड़ा सांस लेने का जो है वो मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो हैवी ट्रैफिक है वो फिर डाइवर्ट हो जाएगी इस तरफ। तो जो पोर्ट से आ रहे हैं, जो पोर्ट से आने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने M9 पे जाना है तो वो तो गनी चौरंगी और फिर वो जो माड़ीपुर वाला रोड है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो निकल रहे हैं, जो लांडी इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रही है गाड़ियाँ, ट्राले वगैरह जो निकल रहे हैं, या फिर जो है आपका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं वो ईबीएम कॉजवे को यूज़ करेंगे, जो ईबीएम कॉजवे का जो इंटरचेंज बनेगा उसको यूज़ करेंगे और फिर बेसिकली जो आपका टाइम है वो टाइम तकरीबन 25 से 30 मिनट का हो जाएगा। डिफेंस से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं करीमाबाद से तो 25 से 30 मिनट के अंदर आप M9 के ऊपर होंगे। बेसिकली टूल प्लाजा जो बनेंगे यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर वो तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर बनेंगे एज सेम एज लियारी एक्सप्रेस वे। जिस तरह वहां पे हर इंटरचेंज के ऊपर आपको इन एंड आउट करना होता है और जब आप एंट्री कर रहे होते हैं आपको 30 रुपए 40 रुपए जो भी है उन लोगों की जो भी चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ते हैं। इसी तरीके से आपको मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर जब आप इन एंड आउट करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा।
یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر یہ پورا پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے. اب تک جو اس کا فیز 1 ہے جو قیوم آباد سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے شاہ فیصل تک کا جو روٹ ہے پورا قائد آباد تک بیسیکلی فیز 1 لگتا ہے پورا جو اس کا فیز 1 ہے, جس کی کمپلیشن کی ڈیٹ 24 نومبر دی گئی تھی لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. لیکن آپ کا شاہ فیصل تک کا جو روٹ ہے وہ تقریباً کارپیٹڈ ہو چکا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, پہلی تاریخ قریب آتی چلی جا رہی ہے, پیچھے 1 مہینہ رہ گیا ہے خالی, تو ان لوگ کی ڈیولپمنٹ بھی اور فاسٹ پیس کے اوپر ہو چکی ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے جو فیز 2 اس کا جب شروع ہوگا اس کو بھی بہت زیادہ فاسٹ پیس کے اوپر یہ لوگ کریں گے کمپلیٹ. بیسیکلی یہ فیز 2 کا جو روٹ ہے, یہ فیز 2 کا روٹ قائد آباد سے لے کے M9 تک جائے گا, اور M9 کے اوپر ایک انٹرچینج بنے گا جس کے بعد جو بھی گاڑیاں ہوں گی ٹول پاس کرنے کے بعد, ٹول ٹیکس دینے کے بعد, وہ M9 کو کنیکٹ کر جائیں گی. اور جو 2 سوسائٹیز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے اور DHS سٹی ہے, یہ اپنے اپنے کازوے نکالیں گی یہاں سے, تاکہ لوگوں کو اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ وہ M9 کے اوپر پھر چڑھ جائیں. وہ ڈائریکٹلی کازوے لے کر بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر تھرو دی برج انٹر کریں گے, اور جو DHS سٹی کا روٹ ہے وہ اپنا کازوے نکالے گا اور پھر انٹری ایگزٹ یہیں سے دے گا جس کازوے کو وہ DHS سٹی تک لے کر جائے گا. ہم چونکہ بحریہ ٹاؤن کے لیے بات کر رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کی مزید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا بحریہ ٹاؤن کے اوپر, اس کو بھی میں ابھی یہیں پہ ڈسکس کروں گا آگے جا کے. سب سے پہلے تو بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بحریہ ٹاؤن کراچی FWO کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا تھا اس وقت 3 انڈر پاسز اور 2 بریجز کا کانٹریکٹ ہوا تھا FWO کے ساتھ. تو 3 انڈر پاسز تو بحریہ نے کمپلیٹ بھی کر دیے, وہ آپریشنل بھی ہیں, وہ کنیکٹ کرتے ہیں M9 سے بحریہ, بحریہ سے M9. اور ایک جو اس کا انڈر پاس ہے وہ جب آپ حیدرآباد کے لیے جیسے لیفٹ کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ کے اوپر ایک عثمانیہ ریسٹورنٹ جانے کے لیے یا عثمانیہ کی طرف جانے کے لیے ایک انڈر پاس اور بنایا. تو یہ ٹوٹل 3 انڈر پاسز ہیں. اب 2 بریجز بننا باقی ہیں اس کے اندر جو اپ اور ڈاؤن کریں گے. تو 2 بریجز اس کے اوپر ابھی بننا باقی ہیں. الدو بحریہ نے اپنی ساری کی ساری جو برج کے حوالے سے جو 2 بریجز بنیں گے اس کے حوالے سے پورا انفرا ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے. تو جیسی فیز 2 آ کے یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا یا ہونے سے پہلے, اب مجھے ایکچوئل آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو میری اپنی نالج ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کازوے نکالنے کا ٹائم آئے گا یا جب فیز 2 کی کمپلیشن ہونے لگے گی تو بحریہ اپنا کازوے M9 تک لے کر آ چکا ہوگا, اور پھر وہاں سے برج نکالے گا, اپ کرے گا اور ڈاؤن کرے گا. 2 بریجز بنیں گے اس کے, اور وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے آپ کے لانگے جی ایکسپریس وے کے اوپر. تو لانگے جی ایکسپریس وے جب وہ کنیکٹ کرے گا اس کا ایکسس بحریہ پیراڈائز سے ہوتا ہوا پھر وہ بحریہ اسپورٹ سٹی تک جائے گا. میری نالج کے مطابق جو ایونیو 17 کا جو برج ہے ہمارا, اس کو بھی یہ کنیکٹ کرے گا, بحریہ پیراڈائز کو بھی کنیکٹ کرے گا, بحریہ اسپورٹ سٹی کو بھی کنیکٹ کرے گا. تو اس طرح آپ کی جو گھنٹوں کی ڈرائیو تھی وہ منٹوں میں کنورٹ ہو جائے گی, اور ایک بہت آرام دہ آپ کو ایک سفر ملے گا جو DHS سے آپ کنیکٹ کریں گے, اور پھر بحریہ اسپورٹ سٹی تک آپ کو ایکسس ملے گا تھرو لانگے جی ایکسپریس وے, تھرو ملیر ایکسپریس وے. اور لانگے جی ایکسپریس وے آپ کا بحریہ پیراڈائز سے شروع ہو رہا ہے اور وہ اسپورٹ سٹی تک جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تھرو آؤٹ پورا ہی نقشہ بدل دے گا آپ کی پراپرٹیز کے پرائسز کے اور آپ کی ولاس کے, اپارٹمنٹس کے. مطلب ایک بوم آئے گا یہاں پہ, جس چیز کا عوام بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہو جس میں جو اتنا رش ہے, اتنا ہیکٹک ہے سفر ہمارا, یہ شارٹ سفر ہو جائے, یہ شارٹ ٹریولنگ ہو جائے, اور ہم جو ہے وہ گھنٹوں کا سفر ہمارا منٹوں میں ہو جائے. اس کا امپیکٹ بہت مثبت پڑے گا بحریہ ٹاؤن کے اوپر, نہ کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر, باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سپر ہائی وے کے اوپر ان کے اوپر بھی بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو ملیر ایکسپریس وے جتنا جلد سے جلد بنے گا اتنا ہی اچھا امپیکٹ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ سپر ہائی وے کی دوسری سوسائٹیز کے اوپر بھی پڑے گا. عموماً لوگ اسی لیے بحریہ ٹاؤن میں یا سپر ہائی وے کی کسی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, یا بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ ایزی ایکسیس نہیں ہے, بہت لمبا گھوم کے جانا پڑتا ہے, گھنٹوں کی ڈرائیو ہے, پھر رش میں پھنس جانا اور دوسری چیزیں. تو اس کے آ جانے سے, اس کی کمپلیٹ ہونے سے 100% جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو پرائسز بھی بہت شارٹ ٹائم میں اور بہت اچھی ملٹیپلائی کریں گی. مارکیٹ کب بہتر ہوگی کب بہتر نہیں ہوگی, یہی وہ نیوز ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی فور کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کو اور بتا رہے ہوتے ہیں. اب 2-3 نیوز ایسی ہیں جس کا امپیکٹ بحریہ کے ساتھ ساتھ دوسری سوسائٹیز کے اوپر بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ ملیر ایکسپریس وے دیکھ لیجئے, پھر اس کے بعد ابھی جو ایک نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس نائکاپ ہے یا پھر POC کارڈ ہے, پاکستان اوریجن کارڈ, ان کے اوپر ٹیکس فائلر والا ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا, نہ کہ نان فائلر کا. مطلب
ओवरसीज पाकिस्तानीज को फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो उनका नाइकअप होगा और जो पीओसी कार्ड होगा वही उनकी जामीन होगा कि ये फाइलर हैं, वो फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे, जैसे लास्ट गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी के बाद कर दिया गया था इनको। लेकिन जो न्यूज़ है वो कायबोर की है। कायबोर बतदरीज नीचे आता चला जा रहा है, 17.5% से 15.5%, 15% के ऊपर आ गया था। अब फिर 15-16 तारीख को दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें फिर 2-2.5% एक्सपेक्टेड है कि फिर नीचे आएगा, तकरीबन 12-12.5% के ऊपर ये आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे जनवरी में फिर मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, फिर उसके अंदर देखते हैं कि कितने परसेंट और नीचे जाता है। जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो यही है कि तकरीबन इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आना है। तो बहरिया के साथ साथ पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में एक बूम आएगा इस पॉजिटिव न्यूज़ के बाद कि कायबोर जो है वो आपका मिनिमाइज किया जा रहा है और उसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर जाया जा रहा है। फिर जो एग्जेम्पशन मिल रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जो फाइलर कंसिडर किए जाएंगे, इससे भी ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो एतमाद होगा वो बहाल होगा। और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी लेकर आ जाती है, कोई एमनेस्टी पॉलिसी लेकर आ जाती है, तो उसके बाद और मजीद बेहतरी के इम्कान हैं। चूंकि ये फिस्कल ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर में क्लोजिंग है, इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे दिसंबर गुजरे फिर हम अपनी बाइंग शुरू करें बहरिया के अंदर या किसी और सोसाइटी के अंदर। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी, बाय करके आप वेट करें प्रॉपर्टी को, ना कि प्रॉपर्टी बाय करने के लिए वेट करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है और बहुत ज़्यादा प्राइसेस इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर आप प्लॉट्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा नीचे रेट्स के ऊपर जा। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स के अंदर आपको बताया था कि तकरीबन 50-55% और कुछ प्रीसेंट्स ऐसे हैं जो 60% जो है वो नीचे आ चुके हैं। अब उन तमाम प्रीसेंट्स के अंदर अभी जो हालिया जो थोड़ी सी तेजी आई थी आपने देखी थी, इसमें रेट्स उन रेट्स जो बॉटम लगा था उससे ऊपर आ चुके हैं। तकरीबन 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है और बहुत से ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिसमें 20 से 25 लाख तक का डिफरेंस आ चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी, 125 गज, 250 गज, 500 गज इसमें न्यू कटिंग के प्लॉट्स हैं। आप अगर वो लेना चाहें तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई ट्रांसफर फीस, फायर टैक्स, कोई आपको यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस नहीं पे करने। वो आपको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का तो वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है किसी छोटे से बड़े प्लॉट जैसे 250 गज, 500 गज जिनके अंदर न्यू डील्स आई हुई हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो प्रीसेंट 16 इस वक्त बहुत हॉट प्रीसेंट है। इसके अंदर आपको तकरीबन 65 लाख रुपए से 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 85 लाख रुपए, और अगर कोई कैटेगरी प्लॉट लेते हैं 1 करोड़ रुपए तक का, आपको बहुत बेहतरीन प्लॉट मिल जाता है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप प्रीसेंट 6 देखें, 8 देखें 250 गज का, उसके अंदर भी आपको 80-85 लाख में, 90 लाख में, 1 करोड़ में चीज, मतलब 15 से 20 लाख रुपए का हर प्रीसेंट के अंदर, 250 गज के हर प्रीसेंट के अंदर बेहतरी आती है। आप अगर लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं, 40-42 लाख, 43 लाख रुपए में प्रीसेंट प्रीसेंट 34 के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप प्रीसेंट 30 देखें, उसके अंदर 50-55 लाख रुपए, 60 लाख रुपए के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हुई हैं इस वक्त, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपार्टमेंट्स के अंदर देख लें, 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो जो 72-73 लाख रुपए के ग्राउंड फ्लोर मिला करते थे, अभी 80 लाख रुपीस तक का इसके अंदर जो है वो बेहतरी आ चुकी है। 80 लाख, 78 लाख, 80 लाख रुपए के आसपास 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है। 3 बेड अपार्टमेंट जो 2.25 करोड़ रुपए का आपको बहुत हंस खेल के मिल रहा था, अभी 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। इस वक्त जो सबसे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के लिए ये है, आप लोग प्राइवेट बिल्डर जो बिल्कुल रेडी फॉर पोजेशन अपार्टमेंट्स हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में जब आपका मलिर एक्सप्रेस वे रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो बहरिया की बनी हुई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो, और उसके साथ साथ जो आपके प्लॉट्स हैं वो आप रीचेबल नहीं रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। और अभी भी आप कंपैरेटिवली देखें तो 5,500, 6,000, 6,500, 7,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइवेट बिल्डर का बिल्कुल रेडी अपार्टमेंट मिल जाता है आपको, जो मेन गेट से बहुत करीब लगते हैं। तो जो रेडी अपार्टमेंट अवेलेबल हो उसको बाय करें, थोड़ा सा वेट करें, रहना चाहें रह सकते हैं, रेंट पे देना चाहें रेंट पे दे सकते हैं आप, क्योंकि जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, उसकी एक्सेस बहरिया तक आ जाएगी, उसके बाद प्राइवेट बिल्डर आपकी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर के जितने रेडी यूनिट्स होंगे वो सारे टिकट हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप जो बहरिया की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई चीज बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से रेट ऊपर चलता चला जाता है और आपकी अप्रोच से, आपकी पहुंच से दूर निकल जाती हैं चीजें। तो ये एक वाहिद अपॉर्चुनिटी आपके पास बचती है कि जो प्राइवेट बिल्डर जो कंप्लीट हुए हैं, जिनके पोजीशन ले सकते हैं आप और रहना शुरू कर सकते हैं या रेंट पर दे सकते हैं,
ان प्रॉपर्टीज को आप कैप्चर करें और इन प्रॉपर्टीज में बाय सेल करें आप. इसके अंदर आपको बहुत अच्छे पैसे बचेंगे, आपकी सोच से ज्यादा पैसे बचेंगे आपको. ये सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी. सारा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया मलिर एक्सप्रेस वे का, फिर उसके बाद इम्पैक्ट, उसका रूट मैंने आपको समझा दिया कि बहरिया के अंदर जब वो 2 वे ब्रिज बनेगा उसके बाद भी कहाँ तक ये एक्सेस देगा आपको. तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे एक दूसरे नए टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.